देखो भाई, हम लोग आज लेसन 10 में है ना, क्लास 10 में है और पाठ भी 10 है, और इसका नाम है बिहार संसाधन और उपयोग। इसका हम वीडियो 2 बना रहे हैं, पार्ट 2 में हम हैं। इसमें हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में कि कृषि क्या है और कृषि के लिए संसाधन बिहार में क्या क्या है। बिहार में चूंकि पढ़ रहे हैं तो बिहार में कृषि की स्थिति क्या है और यहाँ संसाधन क्या क्या है। संसाधन का मतलब जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल करके हम अपने उपयोग के लायक बना रहे हैं। तो कृषि से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, तो संसाधन में हम यहाँ बात कर रहे थे कि कृषि है, कृषि के, और उसके बाद कृषि और सिंचाई है ना। जो भी चीज़ इसके अंतर्गत जो आता है उसके बारे में बात, जैसे कि कृषि के लिए आप अपने यहाँ बिहार में क्या क्या है संसाधन। खेती है, सबसे ज़्यादा खेती की बात है। दूसरा क्या है, खनिज है लेकिन न के बराबर है ना। फिर क्या है, लोग, जनसंख्या भी है ना। यहाँ जनसंख्या भी तो है ना, उस टॉपिक में आया था ना, पिछले क्लास में बताया था ना कि अभी जनसंख्या भी निवास करती है। चूँकि मैदान यहाँ पर क्या है, जलोढ़ वाला मैदान है, समतल है बिहार का, इसलिए यहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा निवास करती है। और वो कल कारखानों में छोटे छोटे मैंने कुटीर उद्योग का विकास कर रहे हैं, परिवहन का विकास कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, संसाधन है। तो उसमें हम सबसे पहला जो कृषि के बारे में बात कर रहे हैं उसी में हम बात कर रहे थे। कल पिछले वीडियो में मैंने कृषि के बारे में बात किया है। अब हम उसी में एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको कृषि की समस्याएं है ना। अब कृषि की क्या क्या समस्या है बिहार में, तो अभी तुरंत बात हुआ है कि क्या क्या समस्या है। तो यहाँ खेतें क्या है, छोटी आकार की है। दूसरा क्या है, लोगों के पास पूंजी का अभाव है। तीसरा, उन्नत किस्म के यहाँ पर मशीन यंत्र नहीं है ना। और चौथा, आप अलग अलग भी बोल सकते हैं, चौथा पचा कोई जरूरी नहीं कि सब नंबरे से रहेगा, है ना। बाढ़ है, सुखाड़ है, कभी बाढ़े हो जा रहा था, कभी सुखाड़े हो जा रहा था। इसके कारण भी कृषि की समस्या उत्पन्न हो रही है। और क्या है, और पूंजी का अभाव है ना, पूंजी का अभाव है। और वर्षा की अनियमितता, कभी पानी होगा तो बारिश होगा तो बढ़िया से होगा, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। और क्या है, हाँ, मिट्टी का कटाव और भूमि का निम्नीकरण, है ना, ये भी है। और क्या बोल सकते हैं आप इसमें, मतलब जितना भी, हाँ, खाद उर्वरक का उपयोग आप कर रहे हैं, अनाधूत कर दे रहे हैं, कृंतकनाशी का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग आप अनाधूत कर दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, समस्या के अंतर्गत है। आप खुद से कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिख भी दिया बोर्ड पर कि खेतों की आकार छोटी है, उन्नत किस्म के बीज की कमी है, पूंजी की अभाव है, वर्षा की अनियमितता है, किसानों में रूढ़िवादिता है। एक और ही बात है कि किसान खेत लगा करके पौधा हम लोग जब छोड़ देते हैं भगवान भरोसे कि होगा तो होगा, ना होगा तो ना होगा, मैंने काम चोरई है, काम नहीं करना चाहते हैं। बाढ़ और सुखाड़, उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव, रासायनिक उर्वरक कीटाणुनाशक का बेसमय अधिकाधिक प्रयोग, है ना, मिट्टी कटाव, भूमि निम्नीकरण, ये आपका मुख्य मतलब कि और भी लिख सकते हैं आप, मैंने 9 लिख दिया है, किताब के अकॉर्डिंग है। कृषि, अब देखिए दूसरी टॉपिक थी इसमें कि कृषि और सिंचाई। तो कृषि तभी ना होगा जब सिंचाई होगा। तो सिंचाई का मतलब समझ में आ रहा है कि पानी के बूंद बूंद संरचना को क्या करना है, पेड़ पौधों के जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। तो सिंचाई के लिए क्या क्या स्रोत है भाई बिहार में, तो आपको 3 फैक्टर मेन है, नहर, कुआं और नलकूप आ गया, और तीसरा फैक्टर में आ गया तालाब, आहर और पानी। तो नहर के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। नहर से सिंचाई बिहार को कितना परसेंट हो रहा है, 1% सिंचाई हो रहा है। रोहतास, भोजपुर, पटना, गया, चंपारण, मुंगेर, मधुबनी, ये सब कुछ नाम है। यहाँ पर कमे गहराई में क्या है, पानी निकल जाता है। लेकिन और जो क्षेत्र है आपका दक्षिणी क्षेत्र, जो इलाका और भी कुछ जैसा है, उसमें क्या है कि सिंचाई आपका मतलब थोड़ा अधिक गहराई तक कोड़ना पड़ता है। गया हुआ में भी गहराई ज़्यादा जाना पड़ेगा, नालंदा में जल्दी निकल जा रहा है पानी। तो ये सब बातें आ रही है। मधुबनी और दरभंगा आदि इस समय सिंचाई क्या होता है, किस चीज़ से होता है, नहर में। नहर से ऑल ओवर लगभग सब जगह हो ही रहा है। तो ये बात आ रही है, नहर की बात आ रही है। नहर में वो नलकूप की बात कर दिए थे, नहर में हम बात कर रहे हैं। तो देखें यहाँ 2 चीज नहर में बात कर रहे हैं, एक है स्वतंत्रता के पहले का नहर और एक है स्वतंत्रता के बाद का नहर। यहाँ पर फैक्टर जो है वो नहर की बात हो रहा है कि 1% सिंचाई हो रहा है कौची से, नहर से, है ना, 1% नहर से हो रहा है। वो नलकूप की बात अलग है कि आप कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन जिला में वो नलकूप अगला टॉपिक में देखेंगे। नहर की बात हो रहा है कि कहाँ कहाँ नहर से सिंचाई हो रहा है। तो भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद में भी हो ही रहा है ना, नालंदा, मधुबनी, इन सभी एरिया में नहर से सिंचाई हो रही है। अब देखिए कुछ नहर के बारे में बात करते हैं कि स्वतंत्रता से पहले नहर और स्वतंत्रता से बाद का नहर। तो स्वतंत्रता के पहले नहर कौन कौन है, सोन नहर है, सारण नहर है, ढाका नहर है और त्रिवेणी नहर है। तो सोन नहर कब बना है, 1874। कहाँ है, डेहरी, है ना,
डेहरी ऑन सोन हम लोग के नज़दीकी है। यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो इधर पूरी बांध है, समझ रहा है। और उसी पर बांध को बैराज बना कर करके अब पूरब की ओर और पश्चिम की ओर दोनों तरफ से नहर निकाला गया है। तो पूरब ओर से नहर निकल रहा है तो कने कने सिंचाई हो रहा है। औरंगाबाद में हो रहा है, अब पटना है, गया भी हो रहा है ना। पश्चिम ओर से जा रहा है तो भोजपुर, रोहतास, बक्सर तक जा रहा है उसका पानी, समझ रहा है। तो ये लगभग कितना 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचने का काम कर रहा है। कौन? सोन नहर। सारण नहर 1880 में बना है गोपालगंज में। ढाका नहर ढाका अनुमंडल में बना है। इसका नाम है नदी का ललबकाया नदी। कुछ नाम है? ललबकाया नदी। और इस पर ये बना है 30 किलोमीटर लंबा है। एक है त्रिवेणी नहर, ये पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी पर त्रिवेणी स्थान पर बना हुआ है। 1903 ईस्वी में बना है और 1094 किलोमीटर ही लंबा है। फिर स्वतंत्रता के बाद के नहर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है त्योर नहर जो मधुबनी जिला में त्योर जगह पर है। एक है कोसी नहर जो 1955 में बना है ना, 44 किलोमीटर लंबा है। और ये कहाँ है? नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर एक जगह का नाम है, गांव का नाम है हनुमानगढ़ या हनुमानगढ़ी, वहीं ये बना हुआ है। गंडक नहर वाल्मीकि नगर के पास में 743 मीटर लंबा, 9.60 मीटर ऊंचा। इसमें से पूरब की ओर तिरहुत नहर और पश्चिम की ओर सारण नहर निकला है, जिसका भी बात हम लोग कर रहे थे, समझ रहा है। तो ये मेन हो गया। अभी देखिए फिर ग है आपका फैक्टर, जो भी बात कर रहे थे कृषि और सिंचाई, उसके बाद हम लोग उसमें जो फैक्टर में आ रहे थे तो इसमें नहर हो गया, ये सब हो गया। तो अब सिंचाई में हम लोग एक और चीज आ गया है, कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूप ये हमारा फैक्टर इसी में है, एक ग फैक्टर नहीं है। 1 नंबर पर हमको ये है, 2 नंबर पर ये है, समझ में रहा है। इसके अंदर का है कि अब सिंचाई के लिए और दूसरा फैक्टर क्या है, घटक क्या है अपना है, या किसी की जगह पर कुएं और नलकूप। तो कुएं नलकूप दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, नवादा, नालंदा, है ना, ये सब जगह में कम गहराई पर ही कुआं में पानी निकल जाता है। लेकिन दक्षिण बिहार आदि में मुख्यतः सिंचाई जो है वो कुआं से होता है। तीसरा फैक्टर है आपका, वो है क्या? तालाब, नहर और पईन। तालाब, नहर और पईन। और उसमें ये आ जाता है कहाँ? पूर्णिया और कटिहार जो पूर्वी इलाका है, किसका? बिहार का। उसको छोड़ करके बिहार के सभी जगह पर तालाब, नहर और पईन से सिंचाई हो रहा है, समझ रहा है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टर को देख लेते हैं इस चैप्टर में। नदी घाटी परियोजना। तो एक आपका 3 परियोजना के बारे में आपकी किताब में है, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना और सोन परियोजना। तो कोसी परियोजना के बारे में थोड़ा अच्छा समझ लीजिए। 1896 में इसकी कल्पना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन इसको कंप्लीट कब किया गया? 1955 में। हनुमानगढ़ी भी बात हुआ था, वहां पर ही बना हुआ कोसी बराज 12,161.3 मीटर लंबा है। बांध की लंबाई दोनों तट में की ओर 240 किलोमीटर है। 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य इससे रखा गया है। कोसी नदी पर है, समझ रहा है। गंडक परियोजना। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में एक जगह का नाम है भैंसा लोटन, है ना, उसके नीचे गंडक के आर पार 743 मीटर लंबा, है ना। इससे पूरब तथा पश्चिम की ओर दोनों ओर 2-2 नहरें निकाली गई हैं। तो पूरब आप समझ रहे हैं कि पूरब की ओर मतलब कि अब बात अगर हम कर लें, ये गंडक वाला है ना जी, तो पश्चिम से हम कह सकते हैं कि यूपी। चूंकि आपको ये बिहार का जब मैप आप देखते हैं तो इधर क्या है, पश्चिम में यूपी है और पूरब की ओर तो आपका दूसरा चीज है। मतलब यहाँ अगर गंडक देखो यहाँ है, इस जगह पर है, तो पूरा बिहार इधर आ जाएगा इसके लिए, समझ रहा है। अब पश्चिम आ जाएगा यूपी, तो पश्चिमी से आपको बोलना होगा। पश्चिमी से नहर से क्या है, यूपी में सिंचाई हो रहा है। अब पूरब से क्या हो रहा है, पूरब से हम कह सकते हैं कि बिहार के कुछ भाग में सिंचाई हो रहा है इसको से। सोन परियोजना, तो दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रसिद्ध नदी सोन नदी है। डेहरी के पास 10 किलोमीटर ऊपर इंद्रपुरी में एक बराज बनाया गया है और इससे सिंचाई तथा जल विद्युत का कार्य होता है। यही बराज पर हम बोले ना कि पूरब की ओर पश्चिम की ओर दोनों जगह से नहर निकालल है। ये हो गया। अब एक और टॉपिक है इसमें, जलाशय परियोजना। ये भी तो सिंचाई का है। तो दुर्गावती जलाशय परियोजना है एगो ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना है, एक है बागमती परियोजना। तो दुर्गावती जलाशय परियोजना 1962 में दुर्गावती नदी में कुद्र एक जगह है के पास 36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए ये उपलब्ध है। और ये यहाँ से कैमूर और रोहतास में सिंचाई होता है। ऊपरी क्यूल जलाशय में परियोजना के बारे में समझ लीजिए।
किउल नदी पर बांध बनने से मुंगेर और लखीसराय की 14,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे की जाती है। बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिले में नदी के निचले भाग में रामनगर के पास, कौन जगह पर, रामनगर के पास पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर आदि की सिंचाई यहीं से होती है। मतलब बना है रामनगर के पास में। अब बरनार जलाशय परियोजना, इससे जमुई जिला में मतलब की सिंचाई होती है 22,400 हेक्टेयर भूमि में। समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका खनिज एवं संसाधन पर बात करने वाले हैं। खनिज के बारे में बात करेंगे, वो भी तो है, थोड़ा मोड़ा ही है लेकिन है ना, तो उसके बारे में पढ़ लें कहाँ कहाँ कौन कौन चीज पाया था। इसको पूरा वीडियो अच्छा से एक बार ले लो ताकि रोक करके लिख सकता भी है। स्पष्ट आ रहा है ना।